Hello, Jay and students. Very good afternoon, everyone. I welcome you all on this amazing platform. देखो, कल हम लोगों का सबसे पहला लेक्चर था जहाँ पे मैंने ये समझा था कि आप लोगों की डिमांड क्या है और हम लोग पहली बार एक दूसरे से इंटरेक्ट किए थे। तो आज बेसिकली उसी चीज को कंसिडर करते हुए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हिंदी एक बैरियर आ रहा था, तो आज जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैं हिंदी भी लेकर आई हूँ, इंग्लिश भी लेकर आई हूँ। दोनों साइड बाय साइड में लिखे हुए होंगे तो तुम्हारे लिए आसान होगा। ऐसे ही करके हम लोग चीजों को मैच करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमारी मैच करेंगे। एडिशनली एक सवाल जो कल उठा था कि वेटेज कितना होता है, इसका जवाब मैंने कल भी दिया था। आज थोड़ा इसको और क्लैरिटी से जवाब दे देते हैं। देखो, हमारे पास में 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चंस आपके जीएटी सेक्शन वाले उस पोर्शन से पर्टिकुलरली आएंगे, और यहाँ पे इन 30 में से अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 क्वेश्चन या फिर आप 13 से 15 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मान सकते हो बायोलॉजी के आते ही हैं। 10 बहुत कम बोल दिया है मैंने, 13 से 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ओवरऑल 20%, जैसा मैंने कल बोला था 20% जो क्वेश्चन हैं वो आपके बायोलॉजी सेक्शन से आते हैं। तो 10 से 15 आप एक्सपेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रही वेटेज की बात। सवालों का जो लेवल रहता है वो 9 to 12 के क्वेश्चंस आते हैं। 9 to 12 एनसीईआरटी के ही बेसिकली हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। उसमें क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता रही हूँ। जो भी नोट्स हैं वो आपके लिए सफिशिएंट होते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज अगर मान के चलें तो मॉडरेट लेवल ही आता है, बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं आता है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने नोट्स तैयार किए हैं, तो आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी, कल के लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो आप एक बार मुझसे पूछ लीजिए। अदर देन दैट हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों के चलते हुए दोनों को साथ साथ में हम लोग कवर करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप स्लाइड देख रहे हैं, यहाँ इंग्लिश भी लिखा रहेगा, हिंदी भी लिखा रहेगा। तो मैं जैसा आपको समझाऊंगी आप यहाँ पे एज इट इज उसको पढ़ते जा सकते हैं। एज इट इज वो चीज लिखी हुई है, तो जो भी शब्द मैं बोल रही हूँ आपको अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है बच्चे, इज दिस थिंग क्लियर? अभी किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? जैसा आप बोलेंगे वैसा वैसा मैं करती जाऊंगी यार, है ना? अभी सॉर्टेड? और कोई परेशानी? हाँ जी, हाँ जी। बायो ओवरऑल सारे उसके लिए कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। ओके बेटा, अगर नहीं आता तो हम पढ़ क्यों रहे होते? हम्म, इतना टाइम थोड़ी ना है हमारे पास। ठीक है, सॉर्टेड नाउ, क्लियर। आज के चैप्टर की शुरुआत करें। लास्ट लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं थी? हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स को कवर किया था, यानी कि देखो प्लांट्स में जो फूल देते हैं उनके अंदर हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर किया था। ये देखा था कि गैमीट्स कहाँ बनते हैं, उसके बाद में गैमीट्स का किस तरह से फ्यूजन होता है और वो अल्टीमेटली जाकर क्या बनाते हैं, फल कौन बना रहा है, सीड कौन बना रहा है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, अब चलो, अब बात आती है, हमारा अगला टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें ये देखना है कि गैमीट्स कहाँ बनते हैं। गैमीट्स का मतलब मेल में गैमीट्स कहाँ बनते हैं, फीमेल में गैमीट्स कहाँ बनते हैं, कौन से ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो इन गैमीट्स के बनने में मदद कर रहे होते हैं, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, इन सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल के अंदर। ठीक है, मेल में जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कौन होता है, इस चीज को देखो। सबसे पहली चीज वृषण यानी कि टेस्टीज। टेस्टीज मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती हैं किसी भी मेल का। अब इस चीज को ध्यान से समझना, टेस्टीज मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों है? क्योंकि वहां पे बनते हैं स्पर्म। टेस्टीज क्यों? क्योंकि यहां पे बनते हैं स्पर्म, यानी कि जो गैमीट्स हैं वो, और साथ ही में ये एक हार्मोन भी बनाती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की सहायता से स्पर्म बनता है, और टेस्टोस्टेरोन की सहायता से ही प्यूबर्टी के वक्त पे जो चेंजेस आते हैं, 12 से 13 साल की उम्र, 14 साल की उम्र में जो बदलाव आते हैं वो भी इस टेस्टोस्टेरोन की मदद से ही आते हैं। अब टेस्टिस शरीर के बाहर मौजूद होते हैं, स्क्रोटम के अंदर। शरीर के बाहर क्यों मौजूद हैं? अब देखो, जैसे अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में जो ओवरी है, ओवरी तो शरीर के अंदर मौजूद है जो एग बना रही है, तो मेल में टेस्टिस शरीर के बाहर क्यों मौजूद होते हैं? क्या कोई मुझे ये बता सकता है बच्चे? एनसीईआरटी का ही सवाल है, ये पता होगा, बायो वाले बच्चे हो तुम लोग, बताओ।
स्पर्मेटोजेनेसिस, यस, स्पर्म के प्रोडक्शन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। बताइए टेस्टिस शरीर के बाहर क्यों मौजूद होते हैं? यस, बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि स्पर्म के बनने के लिए 2 से 4 डिग्री कम की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 4 डिग्री कम होना चाहिए। अब मैं डायग्राम की सहायता से तुम्हें समझाऊंगी, तो ध्यान से समझते जाना। फॉर एग्जाम्पल ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर क्या बना? स्पर्म बना, ठीक है। अब स्पर्म का जो मैच्योरेशन है, यानी कि अब वो अपने रियल फॉर्म में जो आता है, वो यहां पे टेस्टिस के पास में इस प्रकार का एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको बोला जाता है एपिडिडाइमिस। ठीक है, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, अभी बस इसको समझो। ये एपिडिडाइमिस है जहां पे स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, यानी कि वो अब अपने रियल फॉर्म में यहां पे आता है। उसके बाद में एक ट्यूब है, एक ट्यूब इस सारे स्पर्म को लेकर जाता है कहां तक? यूरेथ्रा तक। यूरेथ्रा क्या होता है? जहां से यूरिन और स्पर्म शरीर के बाहर निकलते हैं, वो नली को यूरेथ्रा बोला जाता है। तो एक ट्यूब है जो टेस्टिस को लेकर जाता है कहां तक? यूरेथ्रा तक। इस ट्यूब का नाम है वास डिफरेंस। इस नाम को याद रखिएगा, बाद में ये दोबारा से पूछा जाएगा। वास डिफरेंस। और ये क्या है? ये है यूरेथ्रा, मेल में कॉमन ओपनिंग स्पर्म और यूरिन दोनों के लिए। अब जब स्पर्म यहां से यहां आ रहे होते हैं, तब 3 ऐसे ग्लैंड्स हैं जो अपने सिक्रेशंस यहां पे डालते हैं। रुक जाओ बेटा, सब कुछ नोट्स में हिंदी में मेंशन्ड है, एक बार समझ लें डायग्राम की सहायता से। दोनों तरफ से सपोर्ट होना चाहिए ना, थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओ। ओके, देखो, अब देखो यहां पे ध्यान से सुनते चलना। अब क्या होगा कि यहाँ पे 3 ऐसे ग्लैंड्स हैं, 3 ऐसी ग्रंथियां हैं जो अपने सिक्रेशंस डालेंगी स्पर्म की सहायता करने के लिए, स्पर्म को स्पीड देने के लिए, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए। और एडिशनली यूरेथ्रा का जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक होता है, तो उस एसिडिक एनवायरनमेंट से स्पर्म को बचाने के लिए 3 ग्रंथियां अपने सिक्रेशंस यहाँ पे डालती हैं। नाम क्या है? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में काफी मतलब कैंसर, सेकंड नंबर ऑफ ऐसा कैंसर है जो सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है मेल में, प्रोस्टेट कैंसर। तो प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों के जो फंक्शंस हैं वो एक बार मैं बता देती हूं। तीनों ग्लैंड्स के फंक्शंस कहां मेंशन हैं, एक सेकंड रुकेंगे। ये देखो, सेमिनल वेसिकल का काम है फ्रक्टोज प्रोवाइड करवाना। ये एज इट इज ये सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, अब यहां पे देखेंगे। सेमिनल वेसिकल फ्रक्टोज प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि क्या मिलती है? ऊर्जा, यानी कि एनर्जी मिलती है स्पर्म को। देखो, फीमेल बॉडी में जाने के बाद अप्रोक्सीमेटली 60% स्पर्म की एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो एग तक जा पाए, तब जाकर फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए एनर्जी जरूरी है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? एल्केलाइन फ्लूइड बनाता है। मैंने बोला यूरेथ्रा का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट में स्पर्म मर सकता है, इसीलिए एल्केलाइन बनाना जरूरी है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ल्यूब्रिकेशन और न्यूट्रलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। ल्यूब्रिकेशन यानी कि जिससे कि स्पर्म आराम से मूव कर सके। तो अब ये जो सिक्रेशन सारे यहां पे मिल गए हैं, इसके चलते क्या होता है? स्पर्म प्लस सिक्रेशन प्लस जो भी यहां से सिक्रेशन आ रहा है उसको बोला जाता है सीमेन। ठीक है, एक ही ये चीज हो जाती है। अब इस चीज को अब ध्यान से सुनना। टेस्टिस की हम लोग बात करते हैं, तो टेस्टिस का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, यानी कि उसका कट सेक्शन देखकर माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखें, तो हमें कुछ इस प्रकार की नलियां नजर आती हैं। ये इनको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और यहीं पे आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्म प्रोडक्शन इन नलियों के अंदर, ये नजर आ रहा है, ये स्पर्म का प्रोडक्शन इन्हीं के अंदर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं, इनके पास में एडिशनली एक और सेल होते हैं जिनको बोला जाता है सर्टोली सेल्स। जो सवाल पूछा गया है पहले वनडे एग्जाम्स में, ये भी स्पर्म के बनने में सहायता दे रहे होते हैं। अब ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच बीच में यहां पे तुम देखोगे तो कुछ और सेल्स मौजूद होते हैं इन नलियों के बीच में। इन सेल्स को बोला जाता है लेडिग सेल्स, और ये बना रहे हैं टेस्टोस्टेरोन।
यानी कि बेसिकली तुम इसको ऐसा समझो, टेस्टिस के अंदर स्पर्म भी बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन भी बन रहा है। कैसे बन रहा है, ये देखो, ये पूरा टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर स्पर्म बन रहा है और इसके बाहर जो बीच बीच में सेल्स हैं यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बन रहा है। क्या ये चीज क्लियर है सब लोगों को? हाँ जी, शुक्राणु का निर्माण यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। क्या ये चीज क्लियर है बच्चे? तो ये मेल की तो बात हो गई है पूरी, अब फीमेल की बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और यहां पे जैसे वहां पे टेस्टिस थे, यहां पे होते हैं ओवरीज। ठीक है, अभी इसको यहां देखो, ये देखो, ये जो नजर आ रहा है ये है यूट्रस। यूट्रस का मतलब क्या होता है? यूट्रस का मतलब होता है बच्चादानी। ठीक है, यहां पे बच्चा पनपता है। यूट्रस के दोनों तरफ अगर तुम देखोगे, क्रॉस सेक्शन देखते हैं, ये देखो, ध्यान से देखते हुए चलना। यूट्रस के दोनों तरफ एक एक ओवरी होती है, एक ओवरी यहां है और एक ओवरी यहां है। यहां से हर महीने एक एग रिलीज होता है। एग यानी कि फीमेल गैमीट रिलीज होता है। ठीक है, वो एग रिलीज हुआ, फिर वो इस ट्यूब की सहायता से होते हुए आगे जाता है। ठीक है, ट्यूब की सहायता से होते हुए जैसे ही एग यहां तक आएगा, स्पर्म यहां से एंटर करेगा, उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इस ट्यूब के मध्य में होता है, जहां पे सबसे ज्यादा मोटाई होती है इस ट्यूब की। ठीक है, यहां फर्टिलाइजेशन हुआ यानी कि जाइगोट बना, फिर ये जाइगोट यहां आता है और यूट्रस की दीवार में लग जाता है और यहीं पे फिर वो पनपता है 9 महीने के लिए। ये आपका हो जाता है। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है हम लोगों को? अब इस चीज को यहां पे देखो, ओवरीज। ओवरीज का क्या काम है? एक तो ये एग बनाती हैं और साथ ही में ये दो हॉर्मोन्स बनाती हैं। एक का नाम है ईस्ट्रोजन, जो कि एग के बनने में सहायता देता है, और एक है प्रोजेस्टेरोन, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये दो हार्मोन्स बनाती हैं और एग बना रही होती हैं। ओके, तो अब ये बात आ जाती है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ये फैलोपियन ट्यूब यहां पे नजर आ रहा है। फैलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म और एग जो मिल रहे हैं वो इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिल रहे होते हैं। और कौन से स्पेसिफिक पोर्शन में? इस्थेमस एम्पिलरी जंक्शन, या फिर आप लिख सकते हो इस्थेमस में इनका फ्यूजन होता है। एक बार इस स्लाइड को देख लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चे। बेटा ये क्या फ्रेंच लिखी है? क्या लिखी है ये? हाँ, समझ में नहीं आता, ये हिंदी पढ़नी नहीं आती। इस्तेमस एम्पुलरी जंक्शन लिख सकते हैं, या फिर अगर इसको ज्यादा हम लोग क्लियर लिखें तो यहां पे एम्पुला लिख लेना। एम्पुला, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये चीज हम लोगों को क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है यहां पे? ये क्या है? यूट्रस। यूट्रस यानी कि बच्चादानी, जहां पे बच्चा लगता है, जहां पे बच्चा पनपता है, इसको बोला जाता है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, जहां पे बच्चा लगा है। ठीक है, उसके बाद में सर्विक्स और वेजाइना ये बनाते हैं बर्थ कैनाल, जहां से आपका जन्म हुआ है, जहां से किसी भी बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है बच्चे? ओके, अब बात आ जाती है, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पे, तो बात आती है अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुएशन यानी कि जो पीरियड्स होते हैं उनकी अब चर्चा करते हैं कि वो पीरियड्स क्यों होते हैं। सबसे पहले इसको यहां पे देखते हैं हम लोग। हर महीने एक एग रिलीज होता है। अभी देखो कि यहां पे, इसको एक सेकंड हटा देती हूं मैं।
ये एग है, ये रिलीज हुआ, ठीक है। अगर स्पर्म की एंट्री नहीं हुई है, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये एग जाएगा यूट्रस तक, यानी कि बच्चेदानी तक, जो ये इस तरह की आपकी होती है, इन्वर्टेड पियर शेप इसका होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसकी दीवार जो है, इस एक सेकेंड इसको मैं पॉज करती हूं, कहां से होगा ये पॉज, रुको, देखो, चलो इसको ऐसे देखो, यूट्रस की ये जो अंदर वाली दीवार तुम्हें नजर आ रही है ना, ये हर महीने मोटी होती है, यानी कि यहाँ पे एक खून की गद्दी बन जाती है, जिससे कि बच्चा यहाँ पे आराम से लग सके, और यहाँ पे जब वो बच्चा लग जाता है तब उसका पनपना होता है, ठीक है, उस गद्दी में। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में यही जो खून है ये शरीर के बाहर निकलता है, जिसने गद्दी बनाई थी ना, वही खून अब शरीर के बाहर निकलेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अब गद्दी का काम है नहीं, इसीलिए ये अब शरीर के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्या ये चीज हम लोगों को क्लियर है बच्चे? तो अब यहां पे मैं तुमको 2-3 चीजें बताती हूं। देखो, मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड्स, माहवारी जिसको बोला जाता है, उसके लिए 4 हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 4 हॉर्मोन्स। ओवरी के द्वारा रिलीज होने वाले 2 हॉर्मोन्स कौन कौन से थे? ओवेरियन हॉर्मोन्स जिनको बोला जाता है, एक तो था आपका ईस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरोन। और उसी प्रकार से जो पीयूष ग्रंथि होती है, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसको आप मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, वो ग्लैंड भी 2 हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जो कि इस पीरियड्स वाली साइकिल को रेगुलेट करते हैं। एक तो है LH और एक है FSH, ठीक है। इनके फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए, दोनों साइड में से किसी भी, हाँ बेटा, दोनों साइड से एक एक नहीं, किसी भी साइड से रैंडमली किसी भी साइड से एक एग रिलीज होता है हर महीने, ठीक है। अब LH का फुल फॉर्म है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो, ये जो LH है ना, इसके बारे में एक चीज आप ध्यान से सुनिए। LH का काम होता है ओव्यूलेशन करवाना, यानी कि एग का जो रिलीज हो रहा है ना, वो करवाने का काम किसका होता है? LH का होता है। ये चीज जरूरी है, क्यों है इसके बारे में मैं बताऊंगी। हाँ, PCOD के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। अब देखो, ये साइकिल है, ठीक है। अगर किसी को पीरियड्स आए हैं तो डे 1, जिस दिन पीरियड्स आए हैं उसको डे 1 कंसिडर किया जाता है। पीरियड्स जो है वो 3 से 5 दिन तक या फिर 7 दिन तक चलते हैं, तो ये 5 दिन तक चले पीरियड्स। इसके बाद में यूट्रस की जो लाइनिंग है वो दोबारा से मोटी होने लग जाती है, ठीक है। दोबारा से मोटी होने लगी लाइनिंग। अब जो ओव्यूलेशन होता है वो पूरे महीने, ऐसा नहीं है कभी भी हो जाए, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, जिसको आप बोलते हैं 7th to 14th डे में ओव्यूलेशन होता है। किसकी सहायता से? LH की सहायता से। अब यहां पे आ जाएगा, फर्दर ऑन आगे 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 बढ़े तो दोबारा से यूट्रस की लाइनिंग मोटी हो रही है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो दोबारा से फिर ब्लीडिंग होगी। तो ये जो साइकिल है ये 28 से 30 डेज की चलती है। अब ये चीज हमारी हो जाती है, तो पीरियड्स जो स्टार्ट होते हैं उसको बोला जाता है मेनार्क, ठीक है। मेनार्क यानी कि पीरियड्स के स्टार्ट होने की ये एज होती है, 12 से 14 साल की उम्र होती है। और पीरियड्स जो स्टॉप हो जाते हैं उसको बोला जाता है मेनोपॉज। ये कौन सी एज में होता है? 50 से 55 ईयर्स की एज में होता है, ठीक है। अब देखो, तुम लोगों की जो मम्मी हैं वो कितनी एज की होंगी? अप्रोक्सीमेटली 45-50 की होंगी। देखो, मम्मी लोग ना अपन को बताती नहीं है उनको क्या तकलीफ है। एट द एज ऑफ 45 से 50 की उम्र में उनको ना बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि पीरियड स्टॉप होने वाले हैं, जिसकी वजह से उनको हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा थकावट और ये सब उनको देखने को मिलता है। लेकिन वो कभी नहीं बताती, वो तो काम ही करती रह जाती हैं। तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम उनको एटलीस्ट थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। अब ये तो उनको बोलेंगे नहीं कि हॉस्पिटल जाओ और सप्लीमेंट्स लो, ये सब वो नहीं करेंगे, हमें पता है। लेकिन हम उनका थोड़ा सा काम में मदद करवा सकते हैं, हम उनको थोड़ा आराम करने के लिए ज्यादा बोल सकते हैं, उनके खाने पीने में थोड़ा सा हम ध्यान रख सकते हैं। अगर हमें ये चीज पता होगी कि वो इस चीज से सफर कर रही हैं तो उनके लिए ध्यान रखना हमारे लिए थोड़ा और आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर इस एज में आपकी मम्मी आ रही है 50 से 55 या उसके आसपास में, तो ये वक्त उनके लिए बहुत ज्यादा
हार्ड होता है, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए इस वक्त में पूरा काम वगैरह करना, तो आप ही हैं जो उनका ध्यान रखेंगे। एडिशनली एक आधी लड़की मुझे यहाँ पे दिखी है, 2 लड़की हैं यहाँ पे, है ना। अब इस चीज को देखना, पीरियड्स के वक्त पे क्या होता है कि यूट्रस से वो जो लाइनिंग है, यूट्रस की जो लाइनिंग है उसका भी मैं नाम बता देती हूँ। ये जो अंदर की लाइनिंग मोटी हुई थी ना बच्चे, ये वाली लाइनिंग जो मोटी होती है इसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। अब जब ये शरीर के बाहर निकलती है तब यूट्रस ना ऐसे निचोड़ता है, ठीक है। अब निचोड़ेगा तो शरीर के बाहर खून निकलेगा। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में दर्द बहुत ज्यादा होता है। अगर आप लड़की नहीं है तो आपके घर में आपकी छोटी बड़ी बहन होगी, मम्मी है आपकी, तो उनके लिए आपको ये चीज सुननी है जो मैं बताने वाली हूँ। देखो, जब भी दर्द होता है बहुत सारी लड़कियों को बहुत ज्यादा होता है, उस सिचुएशन में एनसेड्स यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है, ये दिए जाते हैं। यानी कि इसमें दवाई जो आती है वो मेफिनामिक एसिड आती है, यानी कि मेफ्टल्स्पास। अगर आपकी बहन है ना, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ है तो आप ही तो हैं जो उसकी मदद करेंगे, या फिर मम्मी है तो आप अगर एक बार भी जाकर उनको दवाई दे दोगे तो वो कितना अच्छा सोचेंगे तुम्हारे बारे में। तुम ये सोचो, तुम ही हो ना जो उनका ध्यान रखोगे, वो तो बताती ही नहीं है मुंह से। तो इसलिए सुन लो कम से कम, ठीक है। अगर कोई लड़की नहीं है तो भी सुन सकते हो ना ये, अपनी बहन के लिए, अपनी मम्मी के लिए तो सुन सकते हो ना ये। तो उनको ये दवा जाकर देना जब भी उनको तकलीफ हो, जब भी उनको दर्द हो तब। मेफ्टल स्पास है, मेफ्टल स्पास के सिवा अगर इससे रिलीफ ना मिले तो ड्रोटिन एम है, ठीक है। और एडिशनली तुम क्या दे सकते हो, हॉट वाटर बैग यानी कि गर्म पानी की थैली। अगर ये नहीं है तो प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी भरकर उनको दे दो। उससे पेट की सिकाई करने पे क्या होता है कि जो ब्लड है उसका फ्लो आसान हो जाता है, तो उनको इतना ज्यादा दर्द, इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो तो थोड़ा ये भी सीखो, ठीक है बच्चे। क्या ये चीज क्लियर है? एनसेड्स के बारे में हम लोगों ने सीख लिया है, मेंस्ट्रुएशन के बारे में हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम बात करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, कुछ सवाल करते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल है, फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है फीमेल बॉडी के अंदर? 30 सेकेंड्स। ओके, सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। ठीक, फैलोपियन ट्यूब में स्पेसिफिकली कौन से रीजन की हम लोग बात कर रहे थे? एम्पुला। ओके, इसके बाद में बात आ जाती है, विच हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी प्यूबर्टी के वक्त पे जो चेंजेस आते हैं उनके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? नहीं बेटा, बायो नहीं आती, ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम, तो तुम क्लास से जा सकते हो। स्टॉपिंग द पोल, सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि टेस्टोस्टेरॉन कौन से सेल्स बनाते हैं, बताइए जरा। कौन से सेल्स टेस्टोस्टेरॉन बनाते हैं टेस्टिस के अंदर?
हम्म, हाँ जी। सही जवाब क्या जाएगा? एलएच नहीं आएगा, लेडिग सेल्स आएगा। ठीक है, लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में मौजूद होते हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद में अगला आता है, इनमें से क्या फंक्शन होता है सेमिनल वेसिकल का मेल्स के अंदर? ओके, सही जवाब क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दे सिक्रीट अ फ्लूइड दैट नरिशेस द स्पर्म, यानी कि शुक्राणुओं का पोषण देने वाला ये पर्टिकुलर फ्लूइड रिलीज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 54.35। ओके, अब इसके बाद में कुछ बातें यहां पे सीखो। हाँ, एक सवाल ये भी है, इनमें से कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ओव्यूलेशन का दिन कौन सा होता है? अप्रोक्सीमेटली आप 7th या फिर 11th से 14th बोल सकते हैं। ज्यादा प्रिसाइज करना है तो 11th टू 14th डे में ओव्यूलेशन होता है, कभी भी नहीं होता महीने में। ओके, स्टॉपिंग द पोल, सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होने वाला एक हार्मोन है। इसके बाद में द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन इज? ओके, सही जवाब जाएगा यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेस्टिस। ठीक है, अब देखो, जो बच्चा है प्लेसेंटा के थ्रू उसको सारे नरिशमेंट्स मिलते हैं, यानी कि माँ के थ्रू जो ऑक्सीजन मिलना है, सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलने हैं, वो इस प्लेसेंटा के थ्रू किसी भी बच्चे को मिलते हैं। प्लेसेंटा से एक ट्यूब निकलता है जो कि बच्चे की नाभि से कनेक्टेड होता है, जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोला जाता है। अब एक बात हम लोगों को हमेशा लगती है कि माँ और बच्चे का तो एकदम खून का कनेक्शन होगा अंदर, जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होगा। ऐसा नहीं होता। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तब जरा सा भी ब्लड का कांटेक्ट नहीं होता है। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तब उस वक्त पर जरा सा ब्लड कांटेक्ट में आता है, नहीं तो बिल्कुल भी ब्लड का कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक है बच्चे, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। स्पर्म के हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है ये हेड वाला पोर्शन है। यहां पे आता है उसका नेक, यहां है मिडिल पीस और ये है टेल जो उसके मूवमेंट में मदद करती है। इस मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनना, हेड वाले पोर्शन में आगे की तरफ यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्रोजोम बोला जाता है। इस एक्रोजोम के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इसको एग के साथ फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। एग सबसे पहले इन एंजाइम्स के थ्रू एक्रोजोम को इन एंजाइम्स के थ्रू जो एक्रोजोम के अंदर है स्पर्म को पहचानता है कि ये सेम स्पीशीज का स्पर्म है। उसके बाद में वो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि एक्रोजोम की जरूरत होती है, इसके अंदर भरे हुए एंजाइम्स की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। और जब एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है तब स्पर्म का सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो फ्यूज होता है, इतना कट के अलग हो जाता है। एक ये चीज भी जरूरी है, अब ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद में आ जाती है बात बर्थ कंट्रोल मेथड्स की। बर्थ कंट्रोल मेथड्स में सबसे पहले आ जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स।
एनडीए में इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया है पहले। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि सहेली वगैरह करके जो पिल्स आती हैं प्रेगनेंसी से बचने के लिए, वो कैसी होती हैं, उनमें ना एलएच जो है उसके रिलीज को ये रोक देती हैं। ठीक है, एलएच का रिलीज रोका। अब एलएच अगर नहीं रिलीज होगा तो फिर ओव्यूलेशन यानी कि एग ही रिलीज नहीं होगा ओवरी से, और अगर एग ही रिलीज नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। सिंपल सी बात। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किस प्रकार से काम करती हैं। वो एलएच को रिलीज होने से रोकेंगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा और फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब इसके बाद में ये देखो, उसके बाद में आ जाता है सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स यानी कि सर्जरी के थ्रू जो प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। तो वो आपके जैसे नसबंदी हम लोग सुनते हैं, तो उस चीज को देखो। नसबंदी का मतलब मेल के अंदर, यहां पे मेरे पास में उसका डायग्राम होगा। ये देखो, मेल के अंदर ये जो वास्ट डिफरेंस था ना, इस वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है। इसको बोला जाता है वेसेक्टोमी। क्यों? क्योंकि वास्ट डिफरेंस को काट दिया। अब अगर इस पाइप को ही काट दिया है तो स्पर्म यूरेथ्रा तक आएगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी नहीं होंगे। उसी प्रकार से ट्यूबेक्टोमी, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, इसीलिए ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। इसके रिवर्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी कि अगर आप इसको दोबारा से रिवर्स कराना चाहे तो 5% चांसेस है कि सर्जरी सक्सेसफुल होगी, नहीं तो ये सक्सेसफुल नहीं होती। इसके बाद में आ जाती हैं कुछ डिवाइसेस जिनको बोला जाता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब इस चीज को देखना, ये जो यहाँ पे एक टी शेप का ट्यूब डला हुआ है, ये टी शेप का डिवाइस डला हुआ है। अब ये क्या करता है, हो सकता है कि इसके ये कॉपर का बना हुआ हो तो इसको कॉपर आईयूडी बोला जाता है, और हो सकता है कि इसके अराउंड ऐसा हार्मोन का एक पर्टिकुलर कंपोजिशन लगा हुआ हो, तो ये हार्मोनल आईयूडी कहलाता है। ये किस तरह से काम करते हैं, जैसे इसके लिए मैं वो टेबल लेकर आई हूं, आप इसको भी देख सकते हैं और जैसा मैं बताती जा रही हूं वैसा आप सुन सकते हैं। देखो, कॉपर आईयूडी क्या करता है कि कॉपर आयंस को रिलीज कर देता है पूरे यूट्रस के अंदर। तो जब स्पर्म आएगा तब वो स्पर्म इन कॉपर आयंस को झेल नहीं पाता और स्पर्म की डेथ हो जाती है। तो वो कैसे पहुंच पाएगा फैलोपियन ट्यूब तक? अगर फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो इस तरह से कॉपर आयोडीज ने काम किया। हार्मोनल वाले भी ऐसा ही करते हैं कि ऐसा पूरा एनवायरनमेंट बना देते हैं वो लोग आपके यूट्रस के अंदर, जिसके चलते स्पर्म की डेथ हो जाती है। तो ये दो चीजें यहाँ पे आती हैं। ये दोनों ही माहौल ऐसा बना देते हैं यूट्रस के अंदर कि फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाता है। तो हार्मोनल आयोडीज हो गए और कॉपर आयोडीज हो गए, एक ये तरीका हो जाता है। और जो यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इस सवाल का जवाब दीजिए, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन गैमीट, यानी कि स्पर्म और एग के अंदर कितने क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है बेटा यूट्रस का रिमूवल। ओके, सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 23, 45.16। अब इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। देखो क्या होता है, तुम्हारे हर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इसमें होता है मियोसिस। मियोसिस के बारे में मैंने बताया था, और मियोसिस से हमारे पास में फिर बनता है 23 वाला। ठीक है, अब ये 23 वाला होना जरूरी है, जिससे कि स्पर्म और एग अगर दोनों 23 वाले होंगे तब जाकर वो फ्यूज होकर नॉर्मल 46 वाला बच्चा बनाएंगे। लेकिन अगर ये स्पर्म और एग 46 वाले होते तो ये मिलकर तो आपका 4n बना लेते, 46 का भी डबल बना लेते, तो इसीलिए दिक्कत हो जाती। तो इसीलिए यहां पे बात आ जाती है कि इनका जो नंबर होता है वो आधा आधा होता है, जिससे कि ये मिलकर जो बच्चा बनाए वो नॉर्मल बच्चा 46 क्रोमोसोम्स वाला बने। ठीक है, तो पूरे शरीर में सिर्फ तभी मियोसिस होता है जब गेमीट्स का बनना होता है। मियोसिस ओनली व्हेन गेमीट्स आर फॉर्म, जब गेमीट्स बनते हैं। गेमीट्स का मतलब स्पर्म और एग का जब प्रोडक्शन होता है। इसके बाद में अगला सवाल होता है, इनमें से क्या काम है प्लेसेंटा का।
एक सेकंड दीजिए मुझे। ओके, सही जवाब जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस। फीटस यानी कि जो बच्चा डेवलप हो रहा है। इसके बाद में अगला सवाल आता है, कौन से हिस्से, स्पर्म के कौन से हिस्से के पास एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं? ओके, अब ये भी बताना मुझे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो कहाँ मौजूद होता है इसके साथ साथ में। आंसर तो तुमने याद ही दिया, कमेंट्स में मुझे ये बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मौजूद होता है। अब यहाँ पे सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्रोसोम के अंदर वो एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में सहायता देते हैं। इसके बाद में अगला आ जाता है, सवाल तो पूरे हो गए हैं हमारे पास में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होता है, यानी कि इस चीज को ध्यान से समझो कि कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां होती हैं, जैसे कि आपकी कुछ बैक्टीरियल बीमारियां हैं, गोनोरिया और सिफिलिस जैसी, और कुछ वायरल इंफेक्शंस हैं, वॉट्स और एचआईवी एड्स जैसे। एचआईवी वायरस है और एड्स उसकी वजह से होने वाला होता है, ठीक है। तो गोनोरिया, सिफिलिस, वॉट्स और एचआईवी एड्स सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू फैलने वाली बीमारियां हैं। एक बार इनका भी नाम आप ऐड कर लेंगे। मिडिल पीस, यस, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। ये हो गया, ठीक है। अब आपको ये पता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में उसका खुद का डीएनए मौजूद होता है। हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए, तुम ये देखो, स्पर्म और एग का फ्यूजन हुआ, ठीक है। अब स्पर्म का सिर्फ हेड वाला हिस्सा आया है और एग पूरा का पूरा आया है, तो एग का माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए आता है, स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रियल वाला डीएनए नहीं आता। ध्यान से इस चीज को दोबारा से सुनो, मैंने क्या बोला। स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया आया क्या? नहीं, वो कटकर अलग हो गया, तो ये नहीं आया। इसका माइटोकॉन्ड्रिया आया एग का बच्चे के अंदर, हाँ जी बिल्कुल आया है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए होता है, हाँ जी। यानी कि जो जाइगोट है, यानी कि जो बच्चा बना है, उसमें सिर्फ माँ की तरफ से आने वाला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। न्यूक्लियस वाला डीएनए तो दोनों का आ रहा है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो सिर्फ मां के थ्रू बच्चे के पास में आता है। मैटरनल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। ये चीज हम लोगों को क्लियर है, ओके। तो आज का हम पिटारा देखें, आज कुछ नया सीखें, ओके। तो आज हम सीखते हैं समथिंग अबाउट हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है, अगर आप ऐसे इलाके में गए हैं जहां पे बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ही ज्यादा ठंड है, जिसकी वजह से जो कोर का टेम्परेचर है, आपके शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्रीज होता है। अगर वो 37 डिग्रीज से अगर 30 डिग्री हो गया या फिर 28 डिग्री तक हो गया, तो इंसान फिर बेहोश हो जाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। इसको हाइपोथर्मिया बोला जाता है। अब क्या होता है, शरीर का जैसे जैसे तापमान कम होने लग जाता है, वैसे वैसे हम लोग कांपने लग जाते हैं। हम अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं हाइपोथैलेमस की सहायता से। तो जब भी हमें गर्मी लगती है तब पसीना आता है, पसीना उड़ेगा तो फिर हमें ठंडक का एहसास होता है, और जब भी हमें ठंड लगती है तब हम कांपने लगते हैं, जिससे कि गर्मी पैदा होती है और हमें हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर ये तापमान जो है ये बहुत ज्यादा अगर कम हो जाए तो उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी भी इंसान को हाइपोथर्मिया हुआ है, शरीर का तापमान बहुत ज्यादा कम हुआ है, तो उसके कौन से शरीर के हिस्से को आप सबसे पहले गर्म करना शुरू करोगे? मूवीज वगैरह में देखा है ना, बताइए। पैटर्नल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आता ही नहीं है बेटा,
ठीक है। पीसीओडी, हाँ पीसीओडी के बारे में चर्चा करते हैं, तब तक तुम मुझे ये बताओ, पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आप बोल सकते हो उसको। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ओवरी में बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं जिसके चलते हॉर्मोन्स में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते जो पीरियड्स हैं वो पीरियड्स अब ना जैसे 3 महीने में आ रहे हैं, 4 महीने में आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो जाती हैं, और इन हार्मोन के उतार चढ़ाव को संभालने के लिए आपको अपनी लाइफ साइकिल जो है वो सही करनी रहती है। तो ये है पीसीओडी बेसिकली। हाँ, हम लोगों ने क्या देखा है कि हाथ या पैर, तलवा हो गया, हमारे हाथ हो गए, उनको हम लोग रब करना शुरू कर देते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, इसके बारे में जो सही फैक्ट है वो मैं तुम्हें बता रही हूं। मेडिकल में सबसे पहले कोर यानी कि अंदरूनी जो आपकी बेसिकली तापमान में कमी आई है उसको आपको अब नॉर्मल करना है। देखो होता क्या है, आपका जो दिल है, ठीक है, दिल हो गया यानी कि चेस्ट वाला रीजन हो गया, और आपका गला हो गया, सर हो गया, इस हिस्से को आपको सबसे पहले वार्मथ पहुंचानी है, यानी कि किसी भी कपड़े वगैरह से लपेटना है। हाथ पैरों को अगर आप सीधे रब करने लगोगे तो जो ठंडा खून है वो दिल की तरफ जाएगा और ये और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए मूवी को देखकर अगर किसी को भी हाइपोथर्मिया हुआ तो सबसे पहले हाथ पैर रब करना शुरू मत करना, ये मेडिकली गलत होता है। सबसे पहले उस इंसान को अंदरूनी गर्मी देने के लिए आपको उसके गले को, उसके चेस्ट को, उसके सर को कवर करना जरूरी है। याद रखोगे इस चीज को, ये एक और सर्वाइवल स्किल है, याद रखिएगा। हाथ और पैर इनको नहीं करना है, ये अपोजिट काम कर देंगे, ये और ज्यादा नुकसान कर देंगे। ये हमें बाद में करना है जब एक बार कोर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। ठीक है, आज हम लोगों ने इसके बारे में कुछ नया सीखा है। अब हमारा लीडर बोर्ड देख लेते हैं। अहतशाम, कौशल, अमित, प्रियांशु, विकास, आसिफ, प्रांशु, गुरदीत, अभय और बिट्टू 8 on 8 सही हैं टॉप 3 बच्चों के विद लीस्ट एवरेज टाइम 2.12 सेकेंड्स। ठीक है बच्चे, ओके, तो इसको हम खत्म करते हैं आज की क्लास को। और कुछ बच्चों के लिए मैं एक स्पेशल छोटा सा एक मैसेज देना चाहती हूँ। देखो, जिस जॉब के लिए तुम लोग अप्लाई कर रहे हो ना, तो उस जॉब के लिए जिस प्रकार की तुम्हारी हरकतें हैं वो समझ में आ जाती हैं कि तुम्हारा नहीं होगा सिलेक्शन। कुछ स्पेसिफिक बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। जब टॉपर्स आते हैं ना हम लोगों से मिलने, तब पता चल जाता है कि हाँ ये टॉपर बच्चा है, उसकी हरकतें उस हिसाब की दिख जाती हैं। तो जो भी आज तुम लोगों ने मैसेजेस किए हैं, कमेंट्स किए हैं, जिस प्रकार की तुमने इज्जत दिखाई है, उस चीज को अपनी जो पूरी परवरिश है ना उसका प्रदर्शन यहाँ पे मत करा करो, उसका प्रदर्शन अपने घर पे किया करो। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक बच्चों को बोल रही हूँ मैं, सबको नहीं बोल रही। जो यहाँ पे सीखने आए हैं उनको ये पता है कि किस प्रकार से एक फीमेल फैकल्टी की इज्जत की जाती है। अगर आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं तो आप अपने शिक्षकों की भी इज्जत करना जानते हैं। और ये चीज आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप में इतनी अक्ल दिमाग है कि आप काम करें। अगर अक्ल नहीं है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ा सीखिए, थोड़ा अपने जीवन में अपने आप को बेहतर बनाइए, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। आप मुझे बेमतलब अगर प्रवोक करेंगे तो वो मैं प्रवोक नहीं होती, मैं पत्थर की बनी हुई हूँ, मैं उस चीज़ से इतना ज़्यादा मैं चिल्लाऊंगी नहीं क्लास के बीच में यहाँ पे। ठीक है, बस तुम्हारा ही नुकसान है, तो अपने आप को ज़रा संभालो, परवरिश का यहाँ पे प्रदर्शन मत करो। बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि देखो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं क्लास छोड़ के चली जाऊँगी, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको तो मैं पढ़ाने ही वाली हूँ, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना, सर्वाइवल स्किल्स सिखाना, कैसे जीना है ये सिखाना। तुम अपना खुद का देख सकते हो काम। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। आपके शरीर को स्वस्थ रखो, तभी जाकर आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, साइनिंग ऑफ टिल देन, बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय।